नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज में पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार और आप सबके बहुत ज्यादा चहेते हैं। आपकी तरह मैं भी इंतजार करता हूं कि कब भाऊ फोन करें और कहें धीरेन्द्र कल बैठना है, और मैं इंतजार करता हूं कि उनका फोन आए और आ गया तो आ गए। तो हम लोग इस समय चुनाव के बाद इस समय क्या, भाऊ ने चूंकि बहुत पहले जो आकलन किया था लगभग वही हो रहा है, लगभग वही है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बस वो काउंटिंग खुल जाएगी और उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन आज हम पूछेंगे भाऊ के साथ कि अब उनका क्या कहना और क्या क्या चीजें बदली हैं जब से हमने इस पर बंगाल पर बात करनी शुरू की थी। भाऊ कल वोटिंग हो गई, अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड हो गए हैं और आपने देखा सब लोगों को हम इतनी जबरदस्त तरीके से ऐसी वोटिंग जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। तो इस वोटिंग से आप अगर शुरू करें और इस वोटिंग का क्या नतीजा दिख रहा है आपको, वो सब दर्शकों को बताएं। भाऊ आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ। सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं देख रहा हूं तो वोटर के मन का डर निकल गया और पोस्टर के मन में डर शुरू हो गया। आज मैंने खबर सुनी है कि प्रदीप गुप्ता एग्जिट पोल करने वाला ही नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि कितनी ड्रास्टिक एक्शन और कार्रवाइयां हुई है। बदलाव जो है इसका अंदाजा करना भले भले लोगों को जो खुद को पंडित समझते हैं, माहिर सत्तिस्मार खान समझते हैं, वो सब के सब गड़बड़ा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक होता है कि आप एग्जिट पोल करो, ओपिनियन पोल करो, वो गलत साबित होगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। हम इंसान हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते। इधर उधर थोड़ा हो सकता है, बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है उनका भी गलत साबित हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आप हमेशा सही नहीं निकलते। अब ये तो बेचारे घूम घूम कर कोई सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं तो घर में बैठा रहा हूं, मैं कहीं जाता तक नहीं। औरों ने जो कलेक्ट किया हो डेटा हो, वो इंफॉर्मेशन जानकारी हो या लोगों के वीडियो बनाए हो, वो देखकर मैं ताड़ता हूं और मैं अपना अंदाज व्यक्त करता हूं। कभी कभी बहुत बार सही निकलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आखिर वो अंदाज है, हर एक के दिमाग में आप पहुंच नहीं सकते। तो आप अगर अंदाज करने से डरते हो तो फिर ये पेशा उनके लिए गलत है। लेकिन वो बात छोड़ दो, अपनी अपनी बात होती है। क्योंकि क्या होता है उसमें, फिर सोशल मीडिया में बमबारी शुरू हो जाती है, बेचारे डर जाते हैं। क्योंकि उनका सिर्फ चुनाव का सर्वे करना या एग्जिट पोल करना यही तो काम नहीं है। मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं, उसमें सर्वे और होता होता रहता है, तो वो उनको संभालना पड़ता है। वो छोड़ दो। मैं मानता हूं कि बंगाल में जो कुछ हुआ है उसका अंदाज भले भले पॉलिटिशियंस को नहीं आ रहा है और हमें भी नहीं। आपको याद होगा, मैं फिर से दोहराता हूं, जब एक पिछले महीने आप उधर जाने वाले थे बंगाल में, बंगाल के रास्ते पर आपने मेरे साथ लाइव किया था। मैंने बोला था घर जाओ, नहीं होने वाला, दिवाली के बाद होगा। मैंने भी बोला था, गलत साबित हो गया। क्योंकि आखिर में जो जानकारी अपने हाथ में है उसके आधार पर हम कुछ अंदाज बनाते हैं। तो जब मेरे दिमाग में था कि भाई 8 दौर का तो वोटिंग होने वाला है, तो निपट कर वो 2 दौर में किया जाएगा, ये मैंने सोचा तक नहीं था। तो मैं गलत साबित हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए डरने से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे ढंग से, ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर शांतिपूर्ण चुनाव करना है, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के सिवा तो चुनाव हो ही नहीं सकता। बहुत सारे एक से एक दिग्गज लोग बोल रहे थे। चुनाव आयोग ने करके दिखाया, अमित शाह ने करके दिखाया। तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, वोटिंग इतना बहुत भारी क्यों हुआ है, ये लोगों को समझना जरूरी है। सिर्फ एग्जिट पोल पर निर्भर नहीं है। बाकी चुनाव जो होते हैं, तमिलनाडु हो या केरला हो या असम हो, वो बात अलग होती है। वहां जिस ढंग से बंगाल में वायलेंस होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े
एनालिस्ट है वो भी बोलते हैं कि अरे बंगाल का चुनाव मतलब वायलेंस होगा ही, चुनाव में वायलेंस नहीं होगा कोई मान नहीं रहा था, लेकिन हो करके दिखाया, कोई छोटी बात नहीं है। लगातार अगर पिछले 8-10 चुनाव में हमने बड़ा बड़ा वायलेंस देखा है, पिछले ही चुनाव में कुछ 300 से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई थी, 58-57 लोग मरे थे। अगर यहाँ एक को भी अस्पताल में भर्ती करने तक का वायलेंस नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी बात हुई। ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोग बिना डर के, और आप तो घूम रहे थे, मैं तो वीडियो देखता हूँ कि बहुत सारे बंगाल में भी, कलकत्ता में भी एक एक घंटा पहले आकर लोग लाइन में खड़े हो गए। ये जो उत्साह है ये हमें समझना चाहिए। लोग जो लोग घर में बैठे रहते वो बाहर निकले हैं, और जल्दी निकले, क्योंकि मुझे वोट करना है। जब ये झुंड निकलती है ना, तो झुंड कोई इमारत खड़ी नहीं करती होती है, वो गिराती है, ये पहले समझ लो। कहीं दंगा फसाद हो जाता है तो चुपचाप लोग डरकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो ये सबसे पहला वोटिंग का आंकड़ा जो आया है 90% से ऊपर जाकर, वो बता रहा है कि वोटर कुछ गिराना चाहता है। अब खड़ा कौन है? सरकार किसकी है? गिराएंगे तो सरकार गिराएंगे। बीजेपी को तो गिरा नहीं सकते क्योंकि बीजेपी की सरकार है ही नहीं। इसका मतलब साफ है, वोटर आपको सीधा सीधा सिग्नल दे रहा है कि हम ममता की सरकार गिराने जा रहे हैं, और वो समझना जरूरी होता है। ये छोटे छोटे सिग्नल होते हैं। कल वो मैं बार बार उसका रेफर करता हूँ, राजीव रंजन किसी महिला को, एक वेल टू डू मिडिल क्लास की महिला है, उसको बोलता है कि आपने वोट किया, किस लिए किया? वो इतना गुस्से में आ जाते, जय श्री राम। अरे क्या है? बोले खुशी से बोल रहे हैं, आप किसी को नहीं डरेंगे क्या? हमारा गला दबाकर हमसे अल्लाहू अकबर बुलवाओगे? वो राजीव रंजन एक रिपोर्टर पर गुस्सा निकाल रही है, वो रिपोर्टर पर गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा किस पर है ये समझ लो। कि जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का माहौल बंगाल में बना हुआ था, उसके खिलाफ वो महिला जोर शोर से बोल रही है और बिना डर के बोल रही है। वो तो बोल रही है, हर कोई नहीं बोलता, लेकिन जो बोलता है वो लाखों लोगों का आवाज बनकर बोलता है, लाखों लोगों का आवाज होता है। जो ना बोलकर वोट के लाइन में खड़े हो गए, वो कहते हैं हमको बोलने की भी जरूरत नहीं, 4 तारीख को आपको दिखाई देगा। तो आज की तारीख में जो कुछ चुनाव के वोटिंग 2 फेज में हुआ है, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं पहली बार बंगाल का गुजरात होते हुए दिखते। गुजरात का मतलब ये कि मैं मानता हूं कि जो कुछ वोटिंग हुआ है 90% से ऊपर, उसमें बीजेपी को 50% से ज्यादा वोटिंग मिलेगा। समझ रहे हो? ये छोटी बात नहीं है। जो हासिल करने के लिए बीजेपी को गुजरात में 30 साल लगे हैं। पिछले 2022 के चुनाव में बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर आई, उसके पहले बीजेपी 30-50% से ऊपर नहीं थी। 25 साल कम से कम गुजरात में लगे हैं। अगर 10 साल में वो बात आज बंगाल में होने जा रही है तो वो प्रचंड बड़ा बदलाव है। सिर्फ सरकार बदलने वाली नहीं है, बंगाल की मेंटालिटी बदल रही है, और वो समझना जरूरी है। और बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वही बंगाल है जो स्पिरिचुअली लोगों को अवेयर करता है। विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, चैतन्य प्रभु वगैरह। हाँ, दूसरी तरफ वही है जहां से खुदीराम बोस निकलता है, सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं। समझ रहे हो? देश को अलग दिशा में स्टैटिस्टिकल एक स्थिर परिस्थिति से निकालता है। सुप्तावस्था से निकालने वाला प्रांत करके बंगाल पहचाना जाता है इतिहास में। तो ये जो कुछ होने जा रहा है वो छोटी बात नहीं है, वो छोटी बात नहीं है।
105 या 120 साल पहले जब बंग भंग हुआ था, बंगाल के 2 टुकड़े किए गए थे, वो मैं मानता हूं कि उसको जोड़ने की शुरुआत यहां से होगी। ये सिर्फ बंगाल में और एक मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और एक राज्य बीजेपी के खाते में जमा होगा, इस तरीके से इसको मत देखो। ये बहुत बड़ा इतिहास होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बंगाल से होगी, बंगाल से होगी। भारत की गुलामी भी बंगाल से शुरू हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ऑफिस और पहली राजधानी बंगाल ही थी। तो सोचो क्या होने जा रहा है। अब ये आपके एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में पकड़ने वाली बात नहीं है। देखो, व्हेल होता है या डॉल्फिन होता है ना, वो आम मछुआरे के जाल में फंसने वाला जानवर नहीं होता। ये बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये समझना बिल्कुल मुश्किल है और आसान नहीं है। इसलिए मुझे अगर उसके संकेत 1, 2, 3 महीने पहले से आ रहे हैं तो उसका मतलब बहुत कुछ बड़ा है। मुझे भी उसका पूरा आकलन नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, जो भारत की इतिहास में कुछ बड़ा बदलाव लेके आएगा। देखते हैं क्या होता है। आप तो उधर हो, मैं तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं। हाँ, लेकिन भाऊ आप ज्यादा अच्छे से हमसे ज्यादा देख पा रहे हैं बदलाव क्या हो रहा है। एक और, आपने ममता दीदी को देखा, आपने बहुत पहले कहा था कि ममता सो भी नहीं आएगी। दूसरा, कल हम लोग देख रहे थे ममता दीदी किस तरह थी। आज सुबह ही उनको मंदिर भी याद आ गया, वो मंदिर भी चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया, और आज जब हम बात कर रहे हैं उस समय उनके सैकड़ों लोग जो है अलग अलग जो वोटिंग सेंटर है उन पे हल्ला मचा रहे हैं कि साहब हमारे गड़बड़ हो रही है, ये सब हो रही है। श्रमिक, तो आप अगर इसको ममता दीदी के उसको देखें कि इसमें जिस तरह से हम डेमोग्राफी चेंज की समस्या दिख रही थी, और आपने एक बार कहा था हिंदू पुनर्जागरण भी यहां से होगा, तो आप इसको जरा दर्शकों को जानना चाहते हैं जो कि किस तरह ममता दीदी, इस हार का कारण आपको क्या क्या दिखता जा रहा है। जी, ममता समझ चुकी है कि हिंदू पोलराइजेशन हुआ है, और वो जितना ज्यादा जल्दी समझे कि उसके कारण हुआ है। ये मैं नहीं मानता कि आरएसएस के कारण हुआ है, बीजेपी के कारण हुआ है, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने से हुआ है, नहीं। बीजेपी तो पिछले 25 साल से हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। तो 2014 में बंगाल में कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया? उसके लिए 12 साल और क्यों लगे? तो बीजेपी आ रही है इस डर से, जो गलतियां ममता दीदी करती गई कि बीजेपी आने से मेरा हिंदू वोट खिसकेगा, तो वो भरपाई करने के लिए मुझे मुस्लिमों का ज्यादा तुष्टीकरण करना पड़ेगा। इस लाइन पर जो ममता चली गई, इसी से हिंदुओं का ज्यादा से ज्यादा पुकार होता गया। वो आरएसएस ने, बीजेपी ने नहीं किया है। मैं मानता हूं कि बीजेपी खड़ी हो रही है। अगर किया है तो ममता दीदी ने ज्यादा कुछ किया है। आप अगर डरा रहे हो तो लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है कि कोई आसानी से मरने को तैयार नहीं होता। छोटा जानवर हो, छोटा जानवर भी, चूहा भी, बिल्ली उसका पीछा करती है तो यहां वहां भागकर आपको खुद को बचाना चाहता है। जहां छुपने की जगह हो वहां छुप जाता है। अगर ममता दीदी बोल रही है कि मैं बीच में खड़ी हूं इसलिए मैं हट गई, तो मुस्लिम तुम पर टूट पड़ेंगे, तुमको खा जाएंगे, ये हिंदुओं को डरा रही थी ना परसों ममता। तो इस तरीके से मुस्लिमों को आक्रामक किसने बनाया? ममता ने बनाया। वो कबूली जवाब दे रही है एक तरीके से। मैंने इनको इतना सर पर चढ़ा कर रखा है कि अगर मैं हट जाऊं या तुम मुझे हटाओ तो ये तुम पर टूट पड़ेंगे। तो वो जो डर था, वो डर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को घर से बाहर निकाल कर लाया, वोट डालने के लिए निकाल कर लाया। और जो हम बड़ी भारी संख्या में वोटिंग हुआ देखते हैं, उसका कारण ही हिंदू जागरण है। देखो, गुजरात का हिंदू भी, मैं बंगाल का हिंदू हुआ, हिंदुत्व के लिए आया, ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
हिंदू बेसिकली कट्टर धर्मांध होता नहीं, उसकी वो मेंटालिटी ही नहीं है, वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। हर मुस्लिम को टोपी लगानी पड़ती है। आप कितने टोपी लगाते हो? 5% लगाते हो, 1%। आप मुझे रास्ते पर 1% हिंदू कोई तिलक लगाए, कोई टोपी लगाए, धोती पहने जाते हुए दिखाई देता है? नहीं देता है। तो 80%, 70% मुस्लिमों को टोपी क्यों लगानी पड़ती है, क्यों दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है? हम लोग दाढ़ी बढ़ाने से परहेज नहीं, तो वो लोग दाढ़ी बढ़ाने का जिद क्यों करते? तो इतना आक्रामक आपने जिनको बनाया है, उससे बंगाल का हिंदू डरा है। और डरने के बाद जब इतनी बड़ी तादाद में जब सेंट्रल फोर्सेस उतर गए, तो उसको लगा ये लास्ट चांस है ममता से और मुस्लिम आक्रामक जो है उनसे बचने का एक लास्ट चांस है। हमारे हाथ में छोटा सा है, हम गिलहरी है। हम अगर हमारे दूम में जितनी रेत के दाने फंसेंगे वो लाकर जाएगी तो राम सेतु बन जाएगा। हम राम के काम में लगे, ये दिमाग में आ जाता है। देखो ऐसे वक्त अब ममता भी मंदिर गई, आप बोल रहे हो जी, आज सुबह है, जब आज सुबह मंदिर गई। जब संकट होता है ना, तब मंदिर की याद आती है। अब हाथ में कुछ बचा नहीं। देखो मुझे याद है जब ये चंद्रयान की हमारी मिशन शुरू हो गया था, तो वो सब हमारे चंद्रयान बनाने वाले इसरो वाले वो सब तिरुपति गए थे। तो उस पर बहुत सोशल मीडिया पर ऐसी वैसी बातें हो गई। तो किसी ने उनको पूछा, वो बोले हम 100% परफेक्ट करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद कुछ गलतियां रह जाती है तो अपने हाथ में नहीं रहती, वो दुआ करनी पड़ती है। दुआ भगवान की, ईश्वर की कृपा जरूरी होती है, इसलिए आए। हमने अपने तरीके से पूरा अच्छा किया। तो ममता आई मंदिर में, उसका मतलब वो है कि कहीं तो गलती हुई है ये मान लिया, वरना मस्जिद में जाती, मंदिर में नहीं आती। पूरा बंगाल का चुनाव मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसमें ये जो ओपिनियन पोल वाले हैं, एग्जिट पोल वाले हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनकी हालत बंगाली शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गई। बेगानी बंगाली शादी में ये सारे एक्सपर्ट है, वो अब्दुल्ला बन गए और पता नहीं चल रहा है कि लड़की की तरफ से नाच रहे या लड़की के तरफ से नाच रहे। वो जो कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बंगाल में बदल गई है। बंगाली शादी में ये सब अब्दुल्ला दीवाने हो गए, उनको पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहां से हिंदू जागरण जो शुरू होगा वो बड़ा आक्रामक होगा। जो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री हो, उन्होंने अगले 3 हफ्ते तक सेंट्रल फोर्सेस रखने का निर्णय लिया है। वो टीएमसी वालों को बचाने के लिए किया है, क्योंकि लोग इतने गुस्से में वोट करने निकल आए। वो नतीजे सामने आने के बाद उनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। जिन्होंने आज तक पिछले कुछ सालों से उनको अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में डरा कर रखा है, वो जब छूट जाते तो हल्ला गुल्ला कर देते। देखो आप स्कूल में देखते हो ना, बड़ा डिसिप्लिन होता है। स्कूल छूटने के 5 मिनट पहले स्कूल में जाओ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जब घंटी बजती है, स्कूल खत्म हो गया, तो जिस ढंग से नाचते गाते, जंप करते हुए, कूदी मारते हुए बच्चे बाहर निकलते हैं ना, वो 4 मई को होने वाला है। अब कोई हमको हेडमास्टर, टीचर रोकने वाला नहीं है। तो वो बात 4 मई को होगी, और उससे जो वायलेंस हो सकता है उनमें टीएमसी वालों को बलि चढ़ाया जा सकता है। और उनको बचाने के लिए अगले 3 हफ्ते सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में रहेंगे। ममता रो रही है, ममता के चमचे रो रहे हैं। वो कौन है वो आपका
डेरेक ओब्रायन मुंडन करने निकला है, नरेंद्र का सरेंडर मांग रहा है, वो कोई रिजू और किसी की खाल निकाल रहा है, उसको खाटी खाने भेज दिया जाएगा। तो उनको बचाने वही सेंट्रल फोर्सेस काम आने वाले। ये मुंह छुपा कर बैठ जाएंगे, मुंह छुपा कर बैठ जाएंगे, इसकी मुझे गारंटी है, क्योंकि ये बुगाट में 3 महीने से सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है। भाऊ यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि उन्होंने ये कोशिश की कि भाई किसी भी तरह सीपीएम को खड़ा करो, आईपैक ने, कि तमाम सीटों पर सीपीएम को ले जाइए ताकि वो बीजेपी के हिंदू वोट काटे। इसके बाद कांग्रेस अलग से लड़ी रही थी, लेकिन आपने देखा सब लोग यहाँ आए, अरविंद केजरीवाल भी आ गया, हेमंत सोरेन भी आया, तमाम लोग आए अलग अलग, अखिलेश भी एक बार, और तेजस्वी लास्ट वाले शो में भी था। यहाँ उनका कोई ये तो था नहीं कि उनका बहुत कोई यहाँ रखा हो, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा हो। इन सबको वो साबित क्या करना चाहती थी लास्ट में आने के बाद? ममता बनर्जी किसको ये चुनौती देना चाहती थी? चुनौती की बात ही नहीं है, वो खुद को बचाने की कोशिश में आखिरी समय कुछ ना कुछ कर लेते लोग ना। मरना कौन चाहता है? आसमान से हवाई जहाज जब गिरता है ना, तो गिरने वालों को मालूम है मरने वाला हूं, फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो जब आपको पता चल गया कि बुरी तरह से मरने वाले हैं, बुरी तरह से हारने वाले हैं, तो ममता कोशिश करेगी, अरे तुम दौड़ो, ये तुम दौड़ो, अरे भाई तुम आ जाओ। अरे 4 महीने पहले एसआर के पीछे पड़ने के बजाय वोटर के पास जाती, गलती वो माफ करो बोलती, तो इससे भी ज्यादा फायदा होता। लेकिन ये लोगों को धमकाती रही, और धमकी और डराने की बात, एक बात आप समझ लो, आप तब तक लोगों को डरा सकते हो जब तक लोग डरते हैं। जब ये डर का अतिरेक हो जाता है तो लोग बोलते हैं ठीक है साला, मारने तो मार डालो, देखते हैं क्या होता है। डर से उभर जाते हैं लोग। तो इतना भी मत डराओ। मैं जानता हूं ना, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी जानता हूं। मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं या भांजिया है, उनके सब बच्चे 15-16 बच्चे हैं, वो मुझसे डरते भी है, मुझसे प्यार भी करते, क्योंकि ये बुढ़ा साला कब भड़क जाएगा उनको पता नहीं है, तो उसके गुड़मुख में रहो। मैं आते जाता हूं, उनको डांटता नहीं हूं, कभी कभी डांट देता हूं, इतना आवाज चढ़ा लेता हूं कि डर जाते हैं, और अचानक से मैं शांत हो जाता हूं, जाके आइसक्रीम लेके आता हूं, चॉकलेट लेके आता हूं, तो उनको समझ में नहीं आता ये साला कब गुस्से में होता है। तो डराने का मतलब ये होता है कि वो डरे रहे, डिफाई करने की मोड में ना जाए। एक बार अगर वो डिफाई करना शुरू कर दे तो मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या मारूंगा? नहीं मार सकता ना, नहीं पीट सकता। तो ये बात पक्की मालूम होती है बच्चों को, वही इंसान की साइकोलॉजी होती है। आप इतने डराओगे कि अरे अगर ट्रेन भर भर के कम से कम 10-12 लाख लोग बाहर से आए वोट देने के लिए, उनको वहां नौकरी चाकरी नहीं है, कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, एजुकेशन नहीं है, रास्ते नहीं है, सुविधा नहीं है, नागरिक सुविधा, सिविल फैसिलिटीज नहीं है, उससे और क्या डराओगे? तो मैंने शायद संजय दीक्षित के पॉडकास्ट में बोल दिया कि हमारे मराठी में जो कहावत है कि मरा हुआ मुर्गा तंदूर से नहीं डरता। तो और आप क्या बुरा करोगे? एक लड़की पर मेडिकल अस्पताल में बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी मर्डर हो जाती है, उसके बाद अगर ममता की सरकार लीपापोती करती है, 2-3 साल में उसके मां के आंखों के आंसू सूख गए, वो घर घर घूमकर जाती है, तो बाकी की औरतें आके उसके गले मिलकर रो पड़ती है, उसके आंखों में आंसू तक नहीं है। तो उस वक्त काम करना जरूरी था। तो वो गुस्सा दबा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, कुकर की सिट्टी नहीं बचती तो पहला कुकर के नीचे वाला गैस बंद करो, नहीं तो फट जाएगा। ये जो चुनाव में वोटिंग हुआ है ना,
वो कुकर फटा है। हाँ, वो आपको तो पहुंचने में टाइम लगता है। इंडियन ओशिया में ज्वालामुखी फटा था तो 20-24 घंटे के बाद हमारे वहां यह लहर आई थी, तो हमारे पास जी पहुंचने में जी। टाइम लगता है। तो मतगणना के लिए 4 दिन बचे हैं। तो उसके बाद भागेंगे कहा और मुंह छुपाएंगे कहा, इसकी चिंता इसको सता रही है। ये जो हुआ है ना, वो मैं बोलता हूं कि एक तरीके से बंगाल की जनता ममता को समझा रही थी। मुझे किसी ने पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, मैंने बोला नहीं, बंगाल की जनता ममता से नाराज नहीं है। वो बंगाल की जनता गुनगुना रही है, जो मुंबई में बैठकर मैं सुन रहा हूं। ममता, तुमसे नाराज नहीं हूं, हैरान हूं, परेशान हूं। और जब नाराज होते हैं ना तो आप बोलते हो निकल जाओ, लेकिन हैरान और परेशान होते हो ना तो लात मार कर निकाल देते हो। तो बंगाल का वोटर वो गजल गा रहा, हैरान नहीं हूं, हैरान परेशान हूं मैं। तो परेशान हुआ मतदार वोटर ममता को धक्के मार कर निकालने वाला है। 4 तारीख को हम देखेंगे। भाऊ, आपको क्या लगता है कि जो लोग थे, हम देख रहे थे भद्रलोक पे, और ये सवाल हमेशा रहा, वो जो 3-4% से लेकर 20% जो ये तय करता है कि भाई ममता बनर्जी के साथ खड़े रहो। बहुत बार पहले भी 2 करोड़ 30 लाख वोट बीजेपी को मिले थे। आपको क्या लगता है कि ये भी इस बार, और ममता की ताकत या मुसलमान और महिला, ये जो भीड़ जो बहुत निकली है, बहुत सारे लोगों का एक ही डर रहता है कि क्या महिलाएं जो है ममता को दे रही हैं, क्या वाकई मुसलमानों में भी जो है ममता और मुसलमान मिलके ही ममता को वापस लौटा लाएंगे। ऐसा लोगों को, आपको क्या लगता है कि इसमें भी जो महिलाओं का पिछली बार का वोट था वो ममता से टूटा होगा? आप घूमे हो बंगाल में, कोलकाता में, आपको अगर 100 में से, अब 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे नहीं, उसका मतलब वो ममता के खिलाफ वोट देने वाले। जो खुलकर बोल रहे हैं वो तो ममता को दे या किस, ममता को वोट दूंगा इसके लिए कोई डरता नहीं है। जब वो कहता है कि मैं बोलने वाला नहीं हूं, इसका मतलब साफ है वो ममता के खिलाफ जाने वाला। तो सोच लो, आपको 10 लोग मिले हैं, उसमें अगर 7 लोग बोलना नहीं चाहते, उसका मतलब 70% ममता के खिलाफ जा रहे हैं। इतनी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा, हाँ 5-10% देगा, उसमें सोफिस्टिकेटेड क्लास जो है उसको शांति से जीना है, अपनी रोटी कमानी है, खानी है, उसकी बात अलग है, वो शायद शांति के लिए बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन 90% वोटर जो है वो ममता के साथ जाएगा, मुस्लिम वोट। लेकिन 70-80% हिंदू वोट ममता के खिलाफ जाएगा। और ममता के खिलाफ अगर बीजेपी खड़ी है तो बीजेपी के पास जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि आज की तारीख में, यानी वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बीजेपी को दूसरा राज्य है जहां 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। अभी अभी कुछ दिखाई दे रहा है, वो बोल रहे 42 है, 43% है, 48% है। मैं आगे निकल गया, उसका गणित मेरा सीधा है। 12% अगर बोगस वोट, मरे हुए, जगह बदले हुए काटे गए, और 12% फिर भी ज्यादा वोट हुआ है, तो कम से कम 20-22% वोट बीजेपी के लिए बढ़ा है। जो पिछली बार मिला था बीजेपी को, जो कुछ 37-38% था, उसमें 15% मिला, तो आंकड़ा 52 आता है, 52 आता है। तो ये बात साफ है। और ये ममता के स्ट्रेटेजिस्ट थे प्रशांत किशोर, उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटी की मेजॉरिटी और मेजॉरिटी की माइनॉरिटी एक साथ ममता लाती है तो आराम से जीत जाती। इस बार उल्टा हुआ है, माइनॉरिटी की मेजॉरिटी ममता के पास है, लेकिन मेजॉरिटी की माइनॉरिटी भी ममता के पास जाने वाली नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर 60% से ज्यादा हिंदू है
और इसी तरीके की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने अपनाई थी, जो मैंने इसके पहले बार बार बोली। 182 बनाम 112 बनाम 182, 112 सीटों पर बीजेपी ने कॉन्सेंट्रेट किया है कि जो 182 है वो पूरी जीतनी है, एक भी सीट नहीं छोड़नी है। तो उसमें से उनको 152 160 सीटें लानी है, और बाकी की 112 में अगर 20-25 आई तो वो बोनस माना है बीजेपी ने। लेकिन जब सुनामी आती है, पहला जो वोटिंग हुआ, पहला वोटिंग जो था वो ज्वालामुखी फटा था, और दूसरा फेज का वोटिंग है वो सुनामी की लहर है। तो कुल मिलाकर सुनामी सबको डुबो देती है। 4 तारीख को ममता का जो परिणाम है उसमें ममता बोलना भूल जाओगे, जो होने वाला है उसको निर्ममता कहा जाएगा। वोटर निर्ममता से ममता को हटाने वाला है। एक आखिरी सवाल भाऊ, तो ये जो जितने ज्यादा मैं यहाँ के भी लोगों को देख रहा हूँ, और दिल्ली में भी एक पूरा गैंग लगातार लगा हुआ है जिसने ये कहा कि साहब ये सब ख्याल उड़ जाएंगे, और आज ममता 9 मिनट तक लगातार बोली है जिसमें उसने कहा है कि मैं 2/3 बहुमत इस बार आ रहा है, मैं पहले से ज्यादा वोटें लेके आ रही हूँ, और दिल्ली और केंद्र। और दूसरा, क्या आपको ये लास्ट में आखिर में ये लगने लगा, मतलब मुझे जो फील हुआ कि वो एक तरह से उनकी टीम पूरे केंद्र को, पूरे सरकारों को और पूरे देश को एक तरफ धकेलने में लग गई। उनको लगता है कि वो बंगाल एक उनका आइलैंड है और उसमें कोई भी केंद्र सरकार का कोई अर्थ नहीं होता। ये एक बड़ा है। ये आखिरी सवाल के तौर पर है क्योंकि भाऊ को निकलना है, इसीलिए मैं उनसे आखिरी सवाल के तौर पर ये पूछ रहा हूँ। वो फिल्म का एक गाना याद आता है, हम तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला जैसे जिंदगी चाहता हो जैसे। ये लाइन फिल्म के गाने की समझ लो तो ये लोग क्या बोल रहे हैं समझ में आए। तो कुछ ना कुछ चमत्कार हो, ममता बच जाए, ये है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, 2/3 की बात कर रहे हो ना, तो ममता वही बोल रही कि 2/3 वोट से मैं हार रही हूं, 2/3 सीट मेरे खिलाफ जा रही है। तो मैंने तो पहले बोला है ममता 100 के नीचे आने वाली है, तो बिल्कुल वही आंकड़ा दे रही है कि मैं 90 से आगे नहीं जाऊंगी, 90-95 से आगे नहीं जाऊंगी, वही तो बोल रही है। इसका मतलब है भाऊ उसने आप जी सॉरी, चलिए कंटिन्यू भाऊ। नहीं, वो एक बात होती है ना कि आप जितने डरे होते हैं उतनी जोर जोर से गालियां देते हो। अंधेरे में रात को आप अकेले निकले हो और डर लगता है तो जोर जोर से गाना गाते हो। जो ममता 4 बजे के पहले वोटिंग के दिन घर नहीं, बाहर नहीं निकलती थी, कल भूत भूत घूम रही थी। ये 2/3 मेजोरिटी के लिए नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि वो हार रही है, ये बिल्कुल समझना जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि ममता बुरी तरह से हार रही है, हार रही है। और मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ मिलता है कि नहीं, हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे बोले थे देखो वो शेरनी अकेली लड़ रही है, यानी बाघ है वो। तो हमारे यहाँ चाय मिलती है, उसका नाम है वाघ बकरी चाय। तो यहाँ भी मिलती है। तो घर से नहीं निकलते और वो बाघिन है, तो दोनों बैठकर 4 तारीख के बाद वाघ बकरी चाय पियेंगे साथ बैठकर। तो ठीक है भाऊ, मैं आपको चूंकि नेक्स्ट पे भी जाना है और आज भर आपका रहा है, तो आपसे अलविदा लेंगे। दर्शकों को मैं उनके जो उन्होंने सवाल आपसे किए उनके जवाब मैं देना चाहूंगा, तो इसीलिए भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।